इंडियन इकोनॉमी के इंग्लिश कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम सप्लाई के एनालिसिस को समझने की कोशिश करेंगे। सप्लाई के एनालिसिस को समझते हुए एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें प्रोड्यूसर का पर्सपेक्टिव एनालाइज करना है, न कि कंज्यूमर का। जैसे हमने डिमांड के केस में देखा था कि हम कंज्यूमर बन के चीजों को एनालाइज करते थे, आज हम सप्लायर और प्रोड्यूसर बन के चीजों को एनालाइज करेंगे। आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सप्लाई की अगर हम डेफिनेशन को समझना चाहें पहले, तो ये वो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू सप्लाई, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू सप्लाई, कंज्यूमर इज विलिंग टू सप्लाई एट अ गिवन प्राइस, राइट, एट अ गिवन प्राइस। तो यहां आप क्या समझ पा रहे हैं कि वो क्वांटिटी, किसी भी कमोडिटी की वो क्वांटिटी जो सप्लाई क्या करना चाह रहा है, सप्लायर अपने एंड पे सप्लाई करना चाह रहा है। कंज्यूमर इज विलिंग टू सप्लाई एट अ गिवन प्राइस। तो यहां पर भी एक डिटर्मिनेंट क्या हो गया, प्राइस हो गया। ठीक है, यानी सप्लायर किसी भी प्राइस पर जो क्वांटिटी सप्लाई करना चाह रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लाई। ठीक है, अब ये तो सप्लाई हो गया। ठीक है, अब इसमें हम क्या समझेंगे, क्या है लॉ। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि जो क्वांटिटी है सप्लाई करने की, द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी टू बी सप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्राइस के। यानी यानी अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसको सप्लाई करने की विलिंगनेस भी बढ़ती है, क्वांटिटी टू बी सप्लाइड ऑल्सो इंक्रीजेस। और अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस घटता है तो फिर क्वांटिटी टू बी सप्लाइड ऑल्सो डिक्रीजेस। अब यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी हम सप्लाई को एनालाइज करें, आपको ये याद रखना है कि ये पूरा मोटिवेशन, सप्लाई करने का मोटिवेशन, ये सप्लाई करने का जो पूरा मोटिवेशन है, ये कहां से आता है? ये आता है प्रॉफिट से। अगर आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है तो फिर आपकी सप्लाई करने की विलिंगनेस ज्यादा होगी। अगर आपका प्रॉफिट घट रहा है तो आपके सप्लाई करने की मोटिवेशन कम होगी, राइट। जैसे मान लीजिए प्राइस बढ़ा तो आपका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ रहा है, और अगर आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है तो आपने सप्लाई बढ़ा दिया। प्राइस घट गया तो आपका प्रॉफिट भी घट गया, और अगर आपका प्रॉफिट घट गया तो आपने क्वांटिटी टू बी सप्लाइड को भी क्या कर दिया है, घटा दिया। तो ये हमें क्या समझ में आता है, लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस इकोनॉमी में बढ़ रहा है, मार्केट में बढ़ रहा है, तो फिर उसकी सप्लाई भी बढ़ जाती है। और अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस घट रहा है तो फिर सप्लाई भी घट जाती है। कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई कांस्टेंट, ये चीज तो हम देख चुके हैं डिमांड में, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा। कीपिंग ऑल other factors affecting supply constant, all other factors affecting supply constant। वो other factors क्या है वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, affecting supply constant, राइट। अभी हम देखेंगे कि वो other factors क्या है। ठीक है, पहले इसका कर्व बनाने की कोशिश करते हैं। हमने क्या कहा कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा सप्लाई भी बढ़ेगी। अब मान लीजिए कि मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जर्वेशन टेबल अगेन हम बनाते हैं ताकि हमें कर्व बनाने में आसानी हो। तो एक ऑब्जर्वेशन टेबल लेते हैं कुछ रीडिंग के साथ। यहाँ पर इसका प्राइस है और यहाँ पर क्वांटिटी टू बी सप्लाइड। ठीक है, QS, क्वांटिटी टू बी सप्लाइड। प्राइस क्या करता हूँ, मैं बढ़ाता हूँ 10, 20, 30। ठीक है, अब इसमें क्या पढ़ा है हमने अभी कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा सप्लाई भी बढ़ेगा। अब मान लीजिए ये इसकी प्राइस कितनी है, 10, तो फॉर एग्जांपल इसकी सप्लाई कितनी है, 50। प्राइस हो गई 20 तो सप्लाई हो गई 100। प्राइस हो गया 30 तो सप्लाई हो गया 150। जैसे जैसे प्राइस बढ़ा वैसे वैसे क्या बढ़ता चला गया, क्वांटिटी टू बी सप्लाइड। अब इसी को हम प्लॉट कर लेंगे। जब हम इसको प्लॉट करते हैं तो ये हो गया क्या, प्राइस 10, 20 और 30, ये क्या हो गया प्राइस। और क्वांटिटी टू बी सप्लाइड ये कैसा है, 50, 100, 150। ठीक है, यहाँ क्वांटिटी टू बी सप्लाइड। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको एनालाइज कर, देखिए 10 पर कितना है, 50, तो आपका फर्स्ट पॉइंट कहाँ बन गया, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। 20 पर कितना है, 100, तो ये 20 और ये 100, ये आपका सेकेंड पॉइंट बन गया। और 30 पे कितना है, 150, तो ये आपका थर्ड पॉइंट बन गया। और इन्हीं पॉइंट्स को जब हम मिला देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा,
सप्लाई कर्व, इसको हम एस एस से डिनोट करते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ये कैसा स्लोप है, अपवर्ड स्लोप। ये डाउनवर्ड स्लोप नहीं है, ये कैसा स्लोप है, अपवर्ड स्लोप। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, सप्लाई कर्व। इसी को हम क्या बोलते हैं, सप्लाई कर्व। अब देखिए जैसे ही मैं बोलता हूं कि ये अपवर्ड स्लोप है, ठीक है, तो कुछ लोग बोल सकते हैं नहीं नहीं यहां से देखो, यहां से डाउनवर्ड भी है। ऐसे नहीं देखना है, हम जब ओरिजिन से अवे, जब जीरो से आगे बढ़ रहे हैं तो हम कैसे जा रहे हैं, ये अपवर्ड की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, अपवर्ड स्लोप। ठीक है, ये बन गया हमारा सप्लाई कर्व। अब एक चीज और यहाँ पर देखनी है आपको, क्योंकि हमने डिमांड कर्व में इसको ज्यादा बेसिक तरीके से ऑलरेडी एनालाइज किया हुआ, इसलिए मैं और बेसिक चीजें आपको नहीं बता रहा। लेकिन एक चीज आप यहाँ ये देख सकते हैं, मान लीजिए एक प्राइस लेता हूं मैं 10 और 20 के बीच का, 15, ठीक है, 15 मैं लेता हूं, तो ये यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाई मुझे इसी डिमांड, इसी सप्लाई कर्व से मिल जाएगी। मान लीजिए ये आता है 75, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि अगर प्राइस घटता है या प्राइस बढ़ता है तो भी मैं इसी कर्व पे मूव करता रहूंगा। याद आ रहा है कुछ आपको, हमने डिस्कस किया था क्या, हमने डिस्कस किया था मूवमेंट अलोंग द कर्व। तो प्राइस घटने और बढ़ने से मेरी मूवमेंट जो होगी वो कहां पर होगी, इसी कर्व पर होगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, अगर प्राइस चेंज होता है और क्वांटिटी सप्लाई चेंज होती है, प्राइस के चेंज होने से, प्राइस के चेंज होने से, चेंज इन प्राइस, इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस इज रिजल्टिंग इनटू चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। क्वांटिटी सप्लाई भी क्या होगी, अगर प्राइस घटता है तो क्वांटिटी सप्लाई भी क्या होगी, घट जाएगी, और प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। सेम ऑपरेशन होगा, अगर प्राइस घट गई क्वांटिटी सप्लाई घट गया, प्राइस बढ़ गया क्वांटिटी सप्लाई बढ़ गया, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, अगर ये चीज हो रही है तो मूवमेंट क्या होगा, मूवमेंट विल बी अलोंग द कर्व, मूवमेंट विल बी अलोंग द कर्व। ये समझ में आ गया आपको, मूवमेंट विल बी अलोंग द कर्व। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में डिटेल में समझा दिया, मूवमेंट विल बी अलोंग द कर्व और कर्व शिफ्ट्स, ये दोनों चीजें हम पढ़ चुके हैं। मूवमेंट विल बी अलोंग द कर्व, राइट। इसमें एक चीज और समझना है कि जो टर्म्स हम यहाँ पर यूज करते हैं, जो टर्म्स हम यहाँ पर यूज करते हैं वो क्या होते हैं। तो एक चीज आप ये समझिए कि यहाँ पर जो हम टर्म यूज करेंगे, मूवमेंट विल बी अलोंग द कर्व, और यहाँ पर यूज करते हैं सप्लाई के बढ़ने के लिए एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, यहाँ इंक्रीज डिक्रीज टर्म नहीं यूज करते, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अगर सप्लाई बढ़ रही है तो हम क्या यूज करेंगे, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, और अगर सप्लाई घट रही है तो हम क्या यूज करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। जैसे यहाँ देखिए ये सप्लाई बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही है ना, 50 से 100 हो गई, 100 से 150 हो गई, तो सप्लाई बढ़ रही है, तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। अब आप इस तरफ मूव करना शुरू करिए तो सप्लाई क्या हो रही है, घट रही है, ये घटी 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 है ना, तो कम हो रही है, तो हम क्या यूज करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो मूवमेंट अलोंग द कर्व, ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर सप्लाई प्राइस के चेंज होने से चेंज होती है तो क्या होगा, मूवमेंट कर्व के अलोंग ही होगा। लेकिन अगर अदर देन फैक्टर्स, अदर देन प्राइस, अदर फैक्टर्स देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मतलब वो फैक्टर्स जो उसके प्राइस की वजह से नहीं लेकिन किसी और चीज की वजह से सप्लाई को घटाते और बढ़ाते हैं, उस केस में मूवमेंट कर्व के अलोंग नहीं होता, रेदर कर्व ही शिफ्ट हो जाता है। अभी कुछ चीजें मैं आपको उसमें दिखा देता हूं। जैसे एक चीज ये समझ में आ गया, सप्लाई और सप्लाई कर्व समझ में आ गया। अब हम एक नई चीज पढ़ते हैं। नई चीज क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई अदर देन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई अदर देन, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई अदर देन प्राइस ऑफ, अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, प्राइस, प्राइस के अलावा कौन सी चीज है, प्राइस का रिलेशन तो पढ़ लिया, अगर प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ जाती है। अब इसमें पहला फैक्टर मैं आपको बताता हूँ, टैक्सेशन। मान लीजिए पहला फैक्टर पढ़ते हैं, टैक्सेशन, राइट। अब एक ही चीज आपको पूरे इसमें ध्यान रखनी है सप्लाई में, कि अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ जाएगी, प्रॉफिट घट रहा है तो सप्लाई घट जाएगी। अब जैसे यहाँ देखिए टैक्सेशन की बात करें, है ना, टैक्स के बढ़ने से क्या होगा, प्रॉफिट घटेगा, टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा तो प्रॉफिट घट जाएगा। तो इस केस में टैक्स के बढ़ने से क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगी। सेम प्राइस, प्राइस यहां चेंज नहीं हो रहा, अभी मैं आपको बता देता हूं एक टेबल से। या इसी तरह टैक्स अगर घट जाए तो प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं, बढ़ रहा है, तो मोटिवेशन क्या हो जाएगा, सप्लाई करने का ज्यादा हो जाएगा। तो टैक्स बढ़ता है, क्वांटिटी सप्लाई घट जाती है,
टैक्स घटता है, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाती है। अभी एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। ये देखिए, ये हमने ले लिया प्राइस, ठीक है, और ये ले लिया सप्लाई। अब QS1 बोल रहा हूं मैं इसको, और इसको बोल रहा हूं QS2, ठीक है। क्यों, अभी मैं बताता हूँ। सप्लाई 1 और सप्लाई 2, प्राइस मैं कांस्टेंट कर देता हूँ। प्राइस अभी जो हमने देखा ना वही रहेगा, 10, 20 और 30, ठीक है। और क्वांटिटी सप्लाई अभी जो हमने लिया था 50, 100 एंड 150, ठीक है। ये मान लीजिए ये क्वांटिटी सप्लाई तब है जब टैक्स टैक्स का रेट है 5%, टैक्स इज एट द रेट ऑफ और 10%, राइट। टैक्स अभी 10% है। अब क्या हो गया कि टैक्स बढ़ गया, टैक्स बढ़ गया, टैक्स हो गया है एट, टैक्स हो गया है एट 25%। तो टैक्स बढ़ गया, 10% से कितना हो गया 25%। तो ये भी सप्लाई को अफेक्ट करेगा। क्यों टैक्स सप्लाई को अफेक्ट करेगा? क्योंकि टैक्स के बढ़ने से प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है, और जब प्रॉफिट कम होगा सप्लायर का तो वो सप्लाई कम कर देगा, ठीक है। अब यहां देखिए आप, 10 पे 50 था, लेकिन अब क्या हो जाएगा 25। पहले 50 क्वांटिटी सप्लाई कर रहा था सप्लायर, अब क्या हुआ, जैसे ही टैक्स बढ़ा इसने क्वांटिटी सप्लाई कम कर दिया है, ठीक है। अब प्राइस बढ़ा, प्राइस बढ़ा 10 से 20 हो गया, तो सप्लायर क्या करेगा, सप्लाई बढ़ा देगा। 10 से 20 प्राइस बढ़ गया ना, प्रॉफिट मोटिवेशन बढ़ गया, लेकिन उतना नहीं कर पाएगा। तो यहां कितना कर रहा है 50, और यहां कितना कर रहा है 75। प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ा दिया, प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ा दिया, लेकिन उतनी नहीं बढ़ी जितनी टैक्स 10% था, और यहां टैक्स 25% है। तो प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है, लेकिन टैक्स के बढ़ने से सप्लाई घट जाती है। ये रिलेशन आप इस टेबल में देख सकते हैं। अब जब इसको प्लॉट करने की बारी आएगी तो हम कैसे प्लॉट करेंगे? ये हो गया इसका प्राइस 10, 20 और 30, ठीक है। ये हो गया प्राइस वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पे क्या है, क्वांटिटी टू बी सप्लाइड, QS। QS हम कैसे लेंगे यहाँ पर, 25, 50, 75, 100, राइट, 75, 100 और 125 एंड 150, ठीक है, ऐसे ले ले। और इसके मैं पॉइंट्स मार्क कर लेता हूँ। 10 पे 50 है, पहले पहला सप्लाई कर बनाऊंगा। 10 पे 50, 20 पे 100 और 30 पे 150। तो ये पहले 3 पॉइंट्स बना लिए। ये सप्लाई कर्व 1 बना दिया मैंने, ठीक है। ये बन गया आपका सप्लाई कर्व 1, SS1, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं मैं, अब मैं देख रहा हूं कि क्या चेंज हो गया है, क्वांटिटी सप्लाई चेंज हो गया। 10 पे 25 कर रहा हूं, तो 10 पे ये हो गया 25, ये फर्स्ट पॉइंट बन गया। 20 पे कितना कर रहा हूँ, 20 पे कर रहा हूँ 50, तो 20 पे 50 ये बन गया, ठीक है। और 30 पे कितना कर रहा हूँ 75, तो ये हो गया, ये बन गया। अब ये बना देता हूँ सप्लाई कर्व, ठीक है। ये बन गया SS2, सप्लाई कर्व 2। क्या डिफरेंस आपने ऑब्जर्व किया यहाँ पर? यहाँ पर आपको ये डिफरेंस देखना है कि देखिए, जब आपका प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ रहा है, अपवर्ड स्लोप, इसीलिए बोल रहे हैं प्राइस बढ़ रहा है सप्लाई भी बढ़ रहा है। लेकिन SS1 और SS2 में आपने क्या डिफरेंस देखा कि जब टैक्स बढ़ गया और उसकी वजह से सप्लाई कम हुआ, तो सप्लाई कर्व शिफ्ट टू इट्स लेफ्ट। और सप्लाई कर्व लेफ्ट में जाने का मतलब है सप्लाई घट गई। 10 रुपए पे 50 क्वांटिटी सप्लाई कर रहे थे, अब 10 रुपए में 25 क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि टैक्स के बढ़ जाने से, टैक्स के बढ़ जाने से सप्लाई तो घटेगी, ये तो तय है। टैक्स के बढ़ जाने से सप्लाई घटेगी, ये तो तय बात है। लेकिन टैक्स के बढ़ जाने से सप्लाई घट गई है, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, इसका रिजल्ट क्या होता है, सप्लाई कर्व शिफ्ट टू इट्स लेफ्ट। सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू इट्स लेफ्ट, शिफ्ट्स टू इट्स लेफ्ट। और ये लेफ्ट में शिफ्ट हो जाने के वजह से हम क्या बोलते हैं, यहाँ सप्लाई डिक्रीजेस। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, सप्लाई डिक्रीजेस। समझ गए होंगे आप? इसका ये मतलब है कि अगर टैक्स बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाई घट जाएगी, और क्वांटिटी सप्लाई घट जाने का कर्व पर क्या इफेक्ट पड़ता है, सप्लाई कर्व शिफ्ट टू इट लेफ्ट, और लेफ्ट में चला गया यानी कि सप्लाई क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इसी तरह एक और चीज हम समझ सकते हैं, वो क्या होगी कि अगर यहां पर
टैक्स के घट जाने से, अब आप ऐसे इमेजिन करिए कि पहले हमने ये कर्व बनाया, ठीक है, SS2 पहले बनाया, और टैक्स अब क्या हुआ, SS2 कब है, जब टैक्स 25% है, ठीक है, ये 25%, ये 25% टैक्स पे बना है SS2, और SS1 कितने पे बना है, 10% टैक्स पे। अब मान लीजिए पहले टैक्स 25% था, तो ये आपका सप्लाई कर्व था, और जैसे ही टैक्स घट के 10% हो गया तो आपका सप्लाई बढ़ गया, तो ये सप्लाई घट गया, ये सप्लाई बढ़ गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, टैक्स अगर घट जाए तो क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाएगी, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब प्रॉफिट मोटिवेशन आ गया, तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ गई। इसकी वजह से क्या होगा, सप्लाई कर्व अपने राइट में शिफ्ट हो जाएगा। सो सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू इट्स राइट, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कि सप्लाई क्या हो गई है, बढ़ गई है, सप्लाई इंक्रीजेस, इसी को हम क्या बोलते हैं, सप्लाई इंक्रीजेस, राइट। आई होप ये आपको समझ में आ गया कि सप्लाई बढ़ने से और सप्लाई घटने से क्या फर्क पड़ता है सप्लाई कर्व पर। और एक अभी फैक्टर हमने एनालाइज किया है, टैक्सेशन, टैक्स के बढ़ने से क्या होता है और टैक्स के घटने से क्या होता है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। दूसरा एक और फैक्टर हम पढ़ेंगे, दूसरा एक फैक्टर होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड। अब यहाँ पर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में ये जो रिलेटेड गुड्स है ना, ये कौन सी गुड्स हैं जिनको हम बोलेंगे रिलेटेड गुड्स हैं, तो ये वो गुड्स हैं दैट यूजेस सेम रॉ मटेरियल, जो सेम रॉ मटेरियल यूज करते हैं, विच रिलेटेड गुड्स का मतलब है विच यूज सेम इनपुट्स, राइट, सिमिलर इनपुट्स और सेम इनपुट्स बोल सकते हैं आप। एग्जाम्पल अभी समझा रहा हूं, एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप बटर और चीज का, एक एग्जाम्पल ले लीजिए बटर एंड चीज, राइट, बटर एंड चीज। अब देखिए दोनों सेम चीज यूज करते हैं, राइट, दोनों में मिल्क यूज होता है, बोथ यूजेस मिल्क एज रॉ मटेरियल, बोथ यूजेस मिल्क एज रॉ मटेरियल, राइट। अब यहां एक चीज समझिए आप, अगर बटर, अब देखिए यहां बटर और चीज दोनों चीजें हैं ना, मान लीजिए मेरा फोकस है बटर पर, मान लीजिए मेरा फोकस किस पर है, बटर पर। अब क्या हुआ, चीज का प्राइस बढ़ गया, प्राइस फॉर चीज इंक्रीजेस, प्राइस फॉर चीज इंक्रीजेस, चीज का प्राइस बढ़ा, यानी कि क्या होगा, अब मोटिवेशन चीज सप्लाई करने का ज्यादा हो गया, तो क्वांटिटी सप्लाई ऑफ चीज बढ़ानी है क्योंकि प्राइस बढ़ गया है। तो ऐसे में क्या करूंगा मैं, मोर मिल्क विल बी डाइवर्टेड और मोर मिल्क विल बी यूज्ड फॉर, ज्यादा दूध अब क्या बनाने के लिए यूज करूंगा, चीज, क्योंकि चीज का सप्लाई बढ़ाना है, तो मोर मिल्क विल बी यूज्ड टू सप्लाई और टू प्रिपेयर चीज। तो अब चीज ज्यादा बनाऊंगा, चीज ज्यादा बनाऊंगा तो इससे क्या होगा, चीज ज्यादा बनाने से, जब मैं चीज ज्यादा बनाऊंगा तो बटर के लिए मिल्क कम बचेगा, और जब बटर के लिए मिल्क कम बचेगा तो बटर का सप्लाई, बटर का क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बटर का क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब मुझे यहां एक बात बताइए, बटर का सप्लाई घट गया है, लेकिन क्या इसमें बटर के प्राइस का कोई रोल है, नहीं है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं अदर देन प्राइस, प्राइस के अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कमोडिटी के सप्लाई को घटाते और बढ़ाते हैं। उनमें से एक क्या है, रिलेटेड गुड्स, राइट। एक हमने देखा लेवल ऑफ टैक्सेशन इन द इकोनॉमी, दूसरा क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड का मतलब है वो गुड्स जो सिमिलर इनपुट्स यूज करते हैं और सेम इनपुट्स यूज करते हैं, जैसे बटर और चीज का एग्जांपल लिया। इसी तरह आप एग्जांपल ले सकते हैं लस्सी एंड छाछ, राइट, सो लस्सी एंड बटर मिल्क, राइट, ये भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, दोनों के लिए मिल्क यूज होगा, राइट, ऐसी भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, राइट, और अदर देन मिल्क बहुत सारी एग्जांपल आप ले सकते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका दूसरा फैक्टर सप्लाई को अफेक्ट, जो सप्लाई को अफेक्ट करता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड समझ में आ गया है। यहाँ पर रिलेटेड गुड कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री गुड्स के फॉर्म में नहीं है, रिलेटेड गुड्स दैट यूजेस सेम इनपुट उस फॉर्मेट में, ठीक है। एक और चीज हम समझते हैं यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ इनपुट, तीसरा एक और फैक्टर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ इनपुट, कॉस्ट ऑफ इनपुट।
ठीक है। कॉस्ट ऑफ इनपुट्स में हम क्या समझते हैं, जैसे मान लीजिए लॉजिस्टिकल कॉस्ट हो गई, चीज़ों के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लॉजिस्टिकल कॉस्ट, और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जैसे मान लीजिए पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, अब पेट्रोल किस लिए यूज होगा, ट्रांसपोर्टेशन में पेट्रोल यूज होगा ना, डीजल पेट्रोल यूज होगा। अब मान लीजिए कि इसका प्राइस बढ़ गया तो चीज़ों के दाम क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसलिए आप देखते हैं कि पेट्रोल के प्राइस को लेकर बहुत चिंताएं जताई जाती हैं, बहुत सारा डिस्कशन होता है न्यूज़पेपर मीडिया में। तो पेट्रोल का दाम अगर बढ़ जाए घट जाए तो उसको लेकर ज़्यादा डिस्कशन होता है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल इज़ एन इम्पॉर्टेंट इनपुट, राइट। क्योंकि अगर आपको रॉ मटेरियल लाना है तो उसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। आपको आपने फिनिश गुड तैयार कर लिया है, इसको मार्केट में पहुंचाना है तो इसके लिए भी इसके लिए भी पेट्रोल लगेगा, राइट। मतलब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी लगेगी, पेट्रोल डीजल का यूज होगा। तो क्या समझ पा रहे हैं हम कि अगर इनपुट की कॉस्ट बढ़ जाए, इनपुट, अब कोई सा भी इनपुट ले लीजिए आप, लैंड ले लीजिए, रेंटल कॉस्ट बढ़ गई, लेबर ले लीजिए, लेबर की कॉस्ट बढ़ गई, ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, ज़्यादा वेजेस देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर इन सारी चीज़ों की, जैसे मान लीजिए कैपिटल है तो कैपिटल के लिए मान लीजिए पैसा लेना है इंटरेस्ट पर, तो पैसा अगर इंटरेस्ट पर लेना और इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो वो भी एक कॉस्ट ऑफ इनपुट बढ़ गया, ठीक है। रॉ मटेरियल की कॉस्ट वगैरह तो है ही, जो हमने फैक्टर इनपुट्स डिस्कस किया है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में ये भी चीज़ें आती हैं, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है। तो ये सारी चीज़ें भी अगर बढ़ गई तो भी क्या होगा, प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। और जैसे ही प्रोडक्ट महंगा होगा, जैसे ही प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन घटने लगेगा। और अगर कॉस्ट ऑफ इनपुट घट जाता है, कॉस्ट ऑफ इनपुट बढ़ जाता है, तो फिर ऐसे केस में क्या होता है, सप्लाई कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन घट रहा है। तो आपको सारे केस में, सप्लाई के सारे केस में यही याद रखना है कि कब प्रॉफिट बढ़ रहा है और कब प्रॉफिट घट रहा है। कॉस्ट ऑफ इनपुट अगर बढ़ जाए, कॉस्ट ऑफ इनपुट अगर बढ़ जाए तो क्या होगा, अगर बढ़ जाए, इफ कॉस्ट ऑफ इनपुट इंक्रीजेस, तो ऐसे केस में क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीजेस। और अगर प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज हो गया, प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज हो गया, तो ऐसे केस में क्वांटिटी सप्लाई क्या होती है, डिक्रीज हो जाए, क्वांटिटी सप्लाई क्या होती है, डिक्रीज हो जाए। एक तो ये चीज हो। एक लास्ट फैक्टर इसमें यह भी होता है टेक्नोलॉजी का। लास्ट फैक्टर किसका होता है, टेक्नोलॉजी का। अगर किसी भी गुड को प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है तो वो प्रोडक्ट सस्ते दाम में मिलने लगता है। तो इसके लिए हम क्या समझ सकते हैं कि इफ टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स, टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स, तो फिर क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाती है। टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाती है। और अगर टेक्नोलॉजी खराब हो गई, टेक्नोलॉजी बिकम वर्स ऑफ, राइट, वर्स्ट, तो फिर इसमें इस केस में क्या होती है, क्वांटिटी सप्लाई घट जाती है। टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करने लगे तो फिर क्या होगा, सप्लाई बढ़ गई। और अगर खराब टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नोलॉजी बिगड़ गई, या अब आपको बैकवर्ड जाना पड़ रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, सप्लाई घट जाएगी। ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स थे जो हमने एनालाइज किए रिलेटेड टू सप्लाई, राइट। सप्लाई क्या है, पहले तो हमने ये समझा कि सप्लाई क्या है, राइट, और फिर सप्लाई का कर्व बनाया। तो ये समझा, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू सप्लाई एट अ गिवन प्राइस। फिर हमने सप्लाई को स्टडी किया और इसके कर्व को समझा कि सप्लाई कर्व बनता कैसे है। उसके बाद हमने कुछ फैक्टर्स लिए जो प्राइस नहीं है, अदर देन प्राइस, सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। जैसे हमने टैक्सेशन देखा, यहाँ पर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड देखा जो सिमिलर इनपुट्स यूज करते हैं। फिर कॉस्ट ऑफ इनपुट देखा कि अगर लॉजिस्टिकल कॉस्ट बढ़ जाए, पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ जाए, तो उससे सप्लाई पर क्या इफेक्ट पड़ता है। और टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है तो सप्लाई बढ़ती है, टेक्नोलॉजी बैकवर्ड हो जाए तो सप्लाई घट जाती है। ये हमारा पूरा सप्लाई एनालिसिस था। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे जब हम इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे को मीट करते हैं। फिर इक्विलिब्रियम कैसे शिफ्ट होता है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।